बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पॉलिटी की इस क्लास में, जिसकी में हम पढ़ने वाले हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं ताकि हम अपनी कक्षा को शुरू कर सकें। गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। आज एक फेस्टिवल था, आप सभी ने एंजॉय किया होगा, एक दूसरे को बधाइयाँ दी होंगी। आप सभी को शुभकामनाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तारिफ जी आपको बधाई। शिफा आप सभी को बधाई। अनु गौतम जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। फेस्टिवल की शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि भारत की राज व्यवस्था, और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए। सार्थक जी गुड इवनिंग, सादर प्रणाम। अनु गौतम, सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं। थैंक यू, वेलकम। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति निदेशक तत्व, यानी कि भारत के संविधान का पार्ट 4। ठीक है बच्चों, पार्ट 4 यानी भाग 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है बच्चों, कुल मिलाकर आज हमारी 26वीं क्लास है, और पार्ट 1 में हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, एक कक्षा में इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, तो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम 2 कक्षाओं में इसको फिनिश करेंगे, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को। ठीक है बच्चों, राज्य की नीति के निदेशक तत्व स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं? राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में ये दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, और अनुच्छेद 36 से 51 यानी 51 तक जो अनुच्छेद हैं वो इनसे संबंधित हैं। यानी भाग 4 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है बच्चों, और जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि डीपीएसपीज जो हैं वो किसके संविधान से प्रेरित हैं, विश्व के किस संविधान से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बच्चों। डीपीएसपी जो है बच्चों वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड का संविधान जो 1937 में बना था उससे ये प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान में जो है ये कहाँ से आए थे, वो आए थे स्पेन के संविधान से। स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके एक तरह से उनको शामिल किया गया था आयरलैंड के संविधान में, और आयरलैंड के संविधानों से प्रेरित होकर इनको शामिल कर लिया गया भारत के संविधान में। ठीक है बच्चों, स्पेन के संविधान से आयरलैंड के संविधान में आए, और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ये भारत के संविधान में आ गए। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात जो है वो सभी से सीखनी चाहिए। ज्ञान जो है वो किसी से भी लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है डीपीएसपीज को। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला? डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि ये संविधान की नवीन विशेषताएं हैं। नवीन विशेषताएं
यानी कि नोवल फीचर्स। संविधान की नवीन विशेषताएं हैं, नोवल फीचर्स। डीपीएसपी के बारे में बोला है डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है बच्चों। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है संविधान की आत्मा। क्या बोला जाता है बच्चों? संविधान की आत्मा, यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। संविधान का दर्शन भी बोला जाता है, फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा किसी और विद्वान ने जो है इनको बोला है संविधान का अंतःकरण यानी कॉन्शियंस। संविधान की अंतरात्मा कह सकते हो आप, अंतःकरण कह सकते हो, यानी संविधान का मूलभूत तत्व, इसेंस, सेंटर, मेन पार्ट। ठीक है बच्चों। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों को मिला के बोला जाता है संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन और संविधान का अंतःकरण यानी संविधान की अंतर आत्मा। ठीक है बच्चों। अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 भारत के संविधान के भाग 4 में शामिल। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं बच्चों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स हैं। डीपीएसपी जो है वो राज्य यानी कि इंडियन स्टेट को संविधान की तरफ से दिए गए निर्देश और अनुशंसाएं हैं। और राज्य की जो परिभाषा है वो दी गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में कहा गया है कि भारत के संविधान के भाग 4 के लिए राज्य यानी स्टेट की परिभाषा वही होगी जो भारत के संविधान के भाग 3 में दी गई है, अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में। ठीक है बच्चों। तो जहां जहां भी आप राज्य शब्द का प्रयोग पाओगे भारत के संविधान के भाग 4 में यानी निदेशक तत्वों में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, तो राज्य की परिभाषा जो है वही होगी जो भारत के संविधान के भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई है आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। ठीक है बच्चों। और क्या परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में? आर्टिकल 12 में कहा गया है कि भारत राज्य यानी इंडियन स्टेट जो होगा उसमें शामिल होंगे केंद्र स्तर की सरकार और संसद, यानी केंद्रीय स्तर पे जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है। इसके अलावा इंडियन स्टेट की डेफिनेशन में शामिल होंगे राज्य स्तर पे कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा सभी स्थानीय अथॉरिटीज, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर अथॉरिटीज जो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर हो और भारत सरकार के अंतर्गत हो। ठीक है बच्चों। यानी स्टेट की डेफिनेशन जो दी गई है भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 में, वो कहती है कि इंडियन स्टेट यानी भारत राज्य के अंतर्गत क्या क्या होगा। संघीय स्तर पर जो कार्यपालिका है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और संघीय स्तर पर जो विधायिका है यानी कि संसद। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में राज्य के स्तर पर जो विधायिका है वो, और राज्य के स्तर पर जो कार्यपालिका है वो। और इसके अलावा ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हैं और भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो डेफिनेशन है आर्टिकल 12 की वही लागू होगी डीपीएसपीज को,
और ये बात लिखी गई है आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 36 में। ठीक है बच्चों, तो ये जो राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है इसकी डेफिनेशन वही है जो आर्टिकल 36 में है, यानी कि आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 12 में। ठीक है बच्चों, तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है राज्य को संवैधानिक निर्देश और अनुशंसाएं, और ये इसके साथ ही और क्या है? देश के प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत, देश के प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत, देश के प्रशासन में ये आधारभूत सिद्धांत हैं, इनको लागू किया जाना है, इनका पालन किया जाना है। कार्यपालिका जब कोई नीति लाए तो इनको ध्यान में रखते हुए लाए, कोई कानून अगर बनाए विधायिका तो वो भी इनका ध्यान रखे। ठीक है बच्चों, तो राज्य को संवैधानिक निर्देश और अनुशंसाएं हैं, और इसके साथ साथ देश के प्रशासन में आधारभूत सिद्धांत हैं ये डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये कहां से लिए गए हैं? ये तो हमने बात की कि ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, लेकिन बच्चों एक दूसरा स्रोत भी है इनका, वहां से भी ये प्रेरित हैं। वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसमें इस अधिनियम का एक भाग था, उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों का उपकरण, निर्देशों का उपकरण। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो शामिल थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और इसके माध्यम से क्या था कि जो उस समय गवर्नर जनरल होते थे, क्योंकि उस समय भारत जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी था, गवर्नर जनरल जो थे केंद्र के स्तर पे और राज्यों के या प्रांतों के स्तर पर जो गवर्नर होते थे उनको निर्देश दिए गए थे कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से, और उनको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं भारत के संविधान के, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, यानी निर्देशों का उपकरण, उससे भी प्रेरित हैं, उससे भी समानता रखते हैं। ठीक है बच्चों, और बेसिकली ये जो 1935 के अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, इसका उद्देश्य जो था वो था उस समय जो गवर्नर जनरल होते थे और गवर्नर होते थे उनको कुछ सामान्य निर्देश देना ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको? इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य, भारत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक है बच्चों, उसके लिए व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में डीपीएसपी को लाया गया है, ताकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, उनकी स्थापना की जा सके। ठीक है बच्चों, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य जो कि भारत है या भारत को बनाने का उद्देश्य रखता है भारत का संविधान और भारत के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में लाया गया है डीपीएसपी को, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वही है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक व्यवस्था का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, और उसके माध्यम से जो है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना
और राष्ट्र की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना। क्लियर है बच्चों? दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना। शिवम जी पूछ रहे हैं कि सर गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? शिवम जी, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है हमारी क्लासेस रेगुलरली नहीं देख रहे हैं। जब ब्रिटिश काल के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ था, हमने उसको पढ़ा था 2 कक्षाओं में। तो उस दौरान जो है ये बात कई बार आई थी कि गवर्नर जनरल का अर्थ है कि केंद्र के स्तर पर, और गवर्नर का अर्थ है राज्यों के स्तर पर। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में मैंने गवर्नर जनरल और गवर्नर शब्द का प्रयोग किया है। तो 1935 की स्थिति ये थी कि भारत में जो केंद्र सरकार उस समय होती थी, उसके हेड होते थे गवर्नर जनरल, और विभिन्न जो प्रांत होते थे, प्रांतीय स्तर पर जो हेड होते थे वो होते थे गवर्नर। ठीक है बच्चों? तो 1935 में केंद्रीय स्तर पर जो हेड होते थे गवर्नमेंट के, वो होते थे गवर्नर जनरल, और राज्यों के स्तर पर जो हेड होते थे वो होते थे गवर्नर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो हम यहां पर थे कि ये जो व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है बच्चों? इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य है, उसको इन शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है बच्चों? और लोक कल्याणकारी राज्य को समझना आपके लिए जरूरी है, इसीलिए मैंने शुरू की जो 10 कक्षाएं हुई थी, उसमें कुछ फाउंडेशन आपकी तैयार करने के लिए कुछ कक्षाएं मैंने कराई थी। उसमें एक कक्षा थी ये भी, लोक कल्याणकारी राज्य। उम्मीद है आप बच्चों ने वो देखी होगी, क्योंकि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, या लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में बढ़ रहा है तेजी से। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का तो उद्देश्य ही है भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बना देना। ठीक है बच्चों? जिसका अर्थ यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना। ठीक है? तो वो क्लास जो है आप लोग जरूर देखिएगा, डिटेल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है बच्चों? क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य जो कि भारत है या बनना चाहता है, परिपक्व होना चाहता है हमेशा, तो उसके लिए जो व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम दिया गया है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, उसका उद्देश्य क्या है? उसके 3 उद्देश्य हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। पहला उद्देश्य है भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है, या सेम बात को दूसरे शब्दों में कहें तो, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है बच्चों? और तीसरा उद्देश्य अगर मैं कहूं, या इन्हीं बातों को मैं दूसरे शब्दों में कहूं, तो वो है भारत में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और उनके आधार पर बंधुत्व की स्थापना करना, ताकि एक तरफ तो व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो सके, और दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्लियर है बच्चों? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गहरी और परिपक्व सोच के साथ इनको भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इनका बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रायोजन है। ठीक है बच्चों? इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं डीपीएसपी की। न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक है बच्चों? डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल। यानी इनको न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता।
मौलिक अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, डीपीएसपी को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है बच्चों, और ये जो बात दी गई है ये दी गई है अनुच्छेद 37 में। आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 में। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपयोग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। वो ये है कि जब न्यायालय हमारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी कानून की व्याख्या करते हैं या ये देखते हैं कि ये कानून संवैधानिक है या नहीं है, संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं किसी कानून की, तो उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और न्यायालय जो है इनको ध्यान में रखकर किसी कानून या विधि की संवैधानिकता के प्रश्न का फैसला करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही बात यहां पर है कि विधियों की संवैधानिकता या संवैधानिक वैधता कहें के परीक्षण व निर्धारण में सहायक हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी भी विधि की संवैधानिक वैधता के परीक्षण और निर्धारण में सहायक हैं, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर दो बातें हैं, यहां पर दो बातें हैं। एक तो यह है कि किसी विधि को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वो डीपीएसपीज को लागू नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने बात की कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता, ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, आर्टिकल 37। ठीक है बच्चों, तो एक महत्वपूर्ण बात तो निकल के यहाँ पे ये आती है कि किसी विधि को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है। ठीक है बच्चों, और दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल के यहां से ये आती है कि कुछ विधियां अगर ऐसी घोषणा करती हैं और ऐसा उद्देश्य के साथ वो लाई जाती हैं कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करना चाहती हैं, तो उनकी संवैधानिकता के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए न्यायालय जो है इस बात को उतना महत्व नहीं देता कि उन विधियों से आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, यानी अगर कोई विधि लाई जाती है जिससे आर्टिकल 14 यानी मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है या मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी विधि को सिर्फ इस आधार पर न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं करते कि इससे जो है आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, अगर वह विधि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए लाई गई है। ठीक है बच्चों, तो इससे पता चलता है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं वो कहीं न कहीं किसी विधि को संवैधानिक ठहराने या असंवैधानिक ठहराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, आगे क्लास पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है। भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्गीकरण नहीं दिया गया है, इनको क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर समझने के लेवल पर और एनालिसिस करने के लेवल पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समझने के लिए और एनालिसिस करने के लिए यानी विश्लेषण करने के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है 3 भागों में: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ठीक है बच्चों,
3 श्रेणियों में बांट दिया गया, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, या इनको उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत भी कह देते हैं। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये हो गए सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ये हो गए गांधीयन प्रिंसिपल, और ये हो गए लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है बच्चों। अब समाजवादी जो सिद्धांत हैं वो क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं, समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं। अब बच्चों यहाँ पे समाजवादी विचारधारा क्या है, समाजवादी राज्य क्या होता है, समाजवादी सिद्धांत क्या होते हैं, ये समझना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए मैंने आपकी शुरुआती 10 क्लासेस में से एक क्लास जो है वो इस टॉपिक पर भी कराई है, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य क्या होता है, और उसमें समाजवाद, अनेक प्रकार के समाजवाद को आपको समझाया है। वो इसीलिए समझाया था ताकि जब संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग हो, जैसे कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, तो आप समझ जाओ कि क्या बात हो रही है। समाजवादी राज्य क्या होता है? जैसे भारत को समाजवादी राज्य कहा गया है प्रस्तावना में। ठीक है बच्चों। तो जब तक आप समाजवादी विचारधारा नहीं समझोगे, समाजवादी राज्य कैसे समझोगे? दूसरा, फिर यहीं पे राज्य की नीति निदेशक तत्वों में फिर से समाजवादी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों। समाजवादी सिद्धांत जो समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं, तो वहां से वो क्लास आपको देख लेनी है। अगर आपने नहीं देखा है, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है कि समाजवाद क्या होता है, समाजवादी राज्य क्या होता है, समाजवादी सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है बच्चों। समाजवादी सिद्धांत से आप इतना समझिए कि श्रमिकों, कामगारों और कृषकों के अधिकारों की बात की जाती है। जो कामगार वर्ग है, जैसे कि किसान हो गए जो खेती करते हैं, जैसे कि श्रमिक हो गए जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, श्रमिकों के अंतर्गत महिलाएं भी आ गई, बच्चे भी आ गए, वयस्क भी आ गए, पुरुष भी आ गए। तो उनके हितों की जब बात की जाती है तो आमतौर पे जो है बात की जाती है समाजवादी विचारधारा की। ठीक है बच्चों। तो हमारे जो संविधान का भाग 4 है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उनमें कई सारे अनुच्छेदों में श्रमिकों के अधिकारों की बात की गई है, कार्य की अच्छी परिस्थितियों की बात की गई है, आजीविका के अधिकार की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, मातृत्व सहायता या मातृत्व देखभाल की बात की गई है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी देने की बात की गई है। ठीक है बच्चों। तो जहां भी ये बातें हैं वहां मतलब समझिए कि समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित होकर वे अनुच्छेद जो है लिखे गए हैं। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि समाजवादी विचारधारा पर आधारित है समाजवादी सिद्धांत। और भारत जो है, भारत में वैसे तो कई तरह का समाजवाद होता है, लेकिन भारत में जिस तरह का समाजवादी राज्य स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है वो है लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। समाजवादी उद्देश्य का क्या अर्थ हुआ? आय की असमानता को कम करना, संपत्ति की समानता को कम करना, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का संकेंद्रण जो है उसको घटाना, संसाधन चाहे कैसे भी हो, मटेरियल रिसोर्सेज, उनका स्वामित्व जो है एक जगह केंद्रित ना होने देना या कुछ गिनी चुनी जगह केंद्रित ना होने देना। ठीक है बच्चों। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी? लोकतांत्रिक तरीके से, चुनावों के माध्यम से, क्रमिक रूप से, शांतिपूर्वक। तो कुल मिला के समाजवादी उद्देश्य और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारत में जो समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई है या भारत जिस तरह का समाजवादी राज्य है वो है लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य। ठीक है बच्चों। तो
राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं वो भारत को लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य रखते हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य रखते हैं। राधा जी, हमारी क्लास तो हुई है 5 बजे वाली, आप देख नहीं पाए क्या उसको? 5 बजे क्लास हुई है। द हिंदू का एक आर्टिकल जो है एनालिसिस किया गया है, पॉलिटिकल साइंस कहें या कि पॉलिटी कहें, राज व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ था। आप देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों। और ये जो समाजवादी सिद्धांत हैं इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ठीक है बच्चों। चेतक सिंह जी प्रणाम, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुल मिला के राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं उनमें से 3 भागों में हम उनको बांट सकते हैं। तो एक तो हो गया समाजवादी सिद्धांत, दूसरा हो गया गांधीवादी सिद्धांत जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। गांधी जी का जो रचनात्मक कार्यक्रम वो चलाते थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उस पर आधारित हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी मूल्यों पर आधारित हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है उसके गांधीवादी मूल्यों पर आधारित है। ठीक है बच्चों। और तीसरा जो प्रकार है वो है उदारवादी विचारधारा पर आधारित। उदारवादी विचारधारा पर आधारित यानी कि लिबरल थॉट्स, लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित। उदारवाद जो है बात करता है व्यक्ति की, यानी उदारवाद जो विचारधारा है उसके केंद्र में है व्यक्ति। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार, यानी व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं। व्यक्ति के विवेक पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है ये विचारधारा और व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता देने की बात करती है। ठीक है बच्चों। धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करती है और राज्य और समाज को जो है कृत्रिम संस्था बताती है, यानी व्यक्ति के लाभ के लिए बनी हुई संस्थाएं। समाज और राज्य जो है वो साध्य नहीं है उदारवाद की नजर में। उदारवाद की नजर में व्यक्ति साध्य है और व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए ही समाज और राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गई उदारवादी विचारधारा जिसके केंद्र में व्यक्ति है। तो कुछ सिद्धांत जो हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में वो उदारवादी विचारधारा पर भी आधारित हैं। मंजू निषाद जी पूछ रही हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम क्या होता है? रचनात्मक कार्यक्रम, देखिए गांधीवादी जो आंदोलन होते थे, गांधीवादी आंदोलन वो क्रमिक रूप से चलते थे। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा कि पहले असहयोग आंदोलन चला, उसके बाद एक गैप आया, फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, फिर एक गैप आया और फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन चला। ठीक है बच्चों। तो ये जो गैप आता था ना, 2 आंदोलनों के बीच में जो गैप आता था, उस दौरान जो है गांधी जी समाज में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समाज में भेजकर वो रचनात्मक कार्य चलाया करते थे। रचनात्मक कार्य, और रचनात्मक कार्यों में शामिल होता था लोगों की मदद करना, लोगों के मुद्दे सुलझाना, जैसे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से। स्थानीय स्तर पर जो आर्थिक गतिविधि होती थी उसको प्रोत्साहन देना, जैसे कि चरखों के माध्यम से, सूत की कताई के माध्यम से। कुल मिलाकर लोगों से मिलना जुलना। रचनात्मक कार्यक्रमों के दौरान गांधी जी, गांधीवादी, उनके समर्थक और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता होते थे वो समाज में जाते थे, लोगों के बीच उनसे मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और स्थानीय स्तर पर ही उनकी समस्याओं का निपटारा किया करते थे। ठीक है बच्चों। तो रचनात्मक कार्य उनको बोला जाता है। और अभी हम गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं उनको देखेंगे तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम पर आधारित या गांधीवादी विचारधारा पर आधारित
या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी मूल्यों पर आधारित, जो गांधीवादी सिद्धांत हैं उन पर आधारित जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, अभी हम उनको देखेंगे अगली स्लाइड्स में। ठीक है बच्चों। तो ये वर्गीकरण हमने देखा, अब वन बाय वन हम जो है इनको देखते हैं आगे। समाजवादी निदेशक तत्व कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। समाजवादी निदेशक तत्व यानी राज्य की नीति के ऐसे निदेशक तत्व जो समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं, जो भारत को लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो भारत में आर्थिक और सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। तो कई सारे आर्टिकल हैं, लेकिन मैं आपके लिए 5 आर्टिकल लेकर आया हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, समझ हो जाए कि समाजवादी निदेशक तत्व का क्या अर्थ है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या कहता है? आय, दर्जा यानी इनकम और स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज, 4 चीजें हैं यहां पे। आय, दर्जा, सुविधाएं और अवसर, इन चारों की असमानताओं को न्यूनतम करना यानी कम से कम करना। ठीक है बच्चों। इन चारों की असमानताओं को न्यूनतम स्तर पर लाना। मैंने बताया था ना कि समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक असमानता को कम करना। ठीक है बच्चों। तो वही बात है यहां पे। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आय की असमानता को कम करना, स्टेटस की असमानता को कम करना, फैसिलिटीज की असमानताओं को न्यूनतम करना और अवसरों की असमानताओं को न्यूनतम करना, यानी कुल मिलाकर आर्थिक क्षेत्र में समानता की तरफ बढ़ना। क्लियर है बच्चों। आर्टिकल 39 क्या कहता है? साझे हित के लिए भौतिक संसाधनों के वितरण में समानता लाना। साझा हित यानी कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के लिए भौतिक संसाधनों यानी मटेरियल रिसोर्सेज के वितरण में समानता लाना। क्लियर है बच्चों। यहां पे क्या हो रहा है? असमानता को न्यूनतम करने की बात हो रही है, यानी असमानताएं जब न्यूनतम होंगी तो जाहिर सी बात है कि समानता की तरफ चीजें बढ़ेंगी। क्लियर है। आर्टिकल 39 भी वही बात कह रहा है। साझे हित के लिए भौतिक संसाधनों यानी मटेरियल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें समानता लाना। ठीक है बच्चों। एक तरफ असमानता को न्यूनतम करने की बात हो रही है आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 39 कह रहा है वितरण में समानता लाना। क्लियर है बच्चों। आर्टिकल 41 क्या कह रहा है? आर्टिकल 41 ये भी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। कार्य का, शिक्षा का और लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना। कार्य का, शिक्षा का, लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना। किसके लिए? बेरोजगारों के लिए, वृद्धों के लिए, बीमारों के लिए और अपंग लोगों के लिए। ठीक है बच्चों। यानी कि समाज के ऐसे वर्ग जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद हैं, उनके लिए राज्य क्या करेगा? कार्य का अधिकार यानी राइट टू वर्क, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता यानी पब्लिक असिस्टेंस के अधिकार को सुनिश्चित करेगा राज्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। राज्य कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। किसके लिए? बेरोजगारों के लिए, वृद्धों के लिए, अपाहिजों के लिए और बीमारों के लिए। ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हुआ आपको? आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 क्या कहता है समाजवादी विचारधारा के संदर्भ में?
ये कहता है कि जो कोई भी कार्य करता है उसके लिए मानवीय और न्यायपूर्ण कार्य की परिस्थितियां सुनिश्चित की जाएं। कार्य की परिस्थितियां कैसी हों? मानवीय और न्यायपूर्ण। कार्य की परिस्थितियां कैसी हों? कार्य की परिस्थितियां मानवीय और न्यायपूर्ण हों, यानी कि जस्ट एंड ह्यूमेन। जस्ट एंड ह्यूमेन। कार्य की परिस्थितियां अच्छी हों, बेहतर हों। ठीक है बच्चों, कैसी हों? मानवीय हों और न्यायपूर्ण हों। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, या आप अभी पढ़ाई करते होंगे, आने वाले समय में आप जो है रोजगार पाओगे, कहीं ना कहीं कार्य करोगे, या तो सिविल सेवक बन जाओगे, या अगर नहीं बन पाए तो भी कहीं ना कहीं कार्य तो करोगे। तो आपकी उम्मीद क्या होगी? एक कर्मी के रूप में, एक वर्कर के रूप में आपकी उम्मीद क्या होगी? कि कार्य की परिस्थितियां जो है वो अच्छी मिले, सम्मान मिले, न्यूनतम वेतन मिले, बेसिक जरूरतें पूरी हों। तो वही बात यहां पर हो रही है। मानवीय और न्यायपूर्ण कार्य की परिस्थितियां सुनिश्चित करेगा राज्य। और यहीं पर एक और बात इसी में है, वो है मैटरनिटी रिलीफ, यानी जो माएँ हैं उनको देखभाल के लिए छुट्टी वगैरह मिलेगी, या सवैतनिक अवकाश मिलेगा, इस तरह का प्रावधान इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी मैटरनिटी रिलीफ, मातृत्व राहत हिंदी में बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैटरनिटी रिलीफ जो है वो भी इसके अंदर आया है, आर्टिकल 42 के अंतर्गत। इसी संदर्भ में आर्टिकल 43 को देख लेते हैं। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 फिर से कर्मियों की बात कर रहा है, यानी वर्कर्स की। कर्मियों के लिए अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है बच्चों, कर्मियों के लिए अच्छा जीवन स्तर, यानी डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड सुनिश्चित करना। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 43 कहता है कि जो वर्कर्स हैं, जो कर्मी हैं, उनके लिए अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करना, डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड एंश्योर करना। तो अब आप सोचकर देखिए कि अगर राज्य यानी इंडियन स्टेट जो प्रावधान आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर इन पर पूरी तरह से अमल करता है, कर भी रहा है काफी हद तक, तो कितना अच्छा एक तरह से जीवन जीने को मिलेगा भारत के नागरिकों को। ठीक है ना बच्चों? तो यही उद्देश्य है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का। तो हमने यहाँ पे देखा समाजवादी विचारधारा पर आधारित जो डीपीएसपीज हैं उनको हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देख लेते हैं गांधीवादी विचारधारा पर आधारित डीपीएसपीज। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित डीपीएसपीज को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, गांधी जी जो है स्थानीय स्तर पर स्वशासी संस्थाओं के समर्थक थे। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, स्थानीय स्तर पर स्वशासी संस्थाओं के समर्थक थे। गांधी जी आत्मनिर्भर गांव की बात किया करते थे, ऐसे गांव जो हर तरह से आत्मनिर्भर हों, अपनी आवश्यकता की सभी चीजें स्थानीय स्तर पर ही उत्पादित कर सकें और स्थानीय स्तर पर ही उनका उपभोग हो। तो आर्टिकल 40 इसी संदर्भ में क्या कहता है? आर्टिकल 40 वो कहता है कि स्वायत्त इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपने देखी। आर्टिकल 40 बात कर रहा है ग्राम पंचायतों के गठन की, और ऐसी ग्राम पंचायतें जो स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें, यानी कि सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 40 कहता है ये जो बात है ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। इसके अलावा गांधी जी क्या कहते थे कि लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे गांधी जी। गांधी जी जो है बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में उत्पादन के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी मशीनीकरण के पक्ष में भी नहीं थे। तो गांधी जी बात करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के माध्यम से उत्पादन की, ताकि आत्मनिर्भर गांव बन सके, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बन सके स्थानीय स्तर पर।
तो यही इसी संदर्भ में आप आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल 43 क्या कहता है? ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा भारत राज्य। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा इंडियन स्टेट, भारत राज्य। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पे ग्राम स्तर पर पंचायतों की बात कर रहे हैं गांधी जी, और गांधी जी के विचारों पर आधारित हो गया आर्टिकल 40। यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, और ये भी जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा आर्टिकल 43B वर्तमान में जो भारत के संविधान में है, 43B, वो बात करता है सहकारी समितियों की, यानी ऐसी सहकारी समितियां जो स्वायत्त हों, लोकतांत्रिक हों, व्यावसायिक हों, आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर हों, ऐसी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देगा इंडियन स्टेट, यानी भारतीय राज्य। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? इंडियन स्टेट जो है ऐसी सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करेगा जो स्वायत्त हो, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती हो, अपनी कार्य प्रणाली में व्यावसायिक हो और वित्तीय स्तर पर आत्मनिर्भर भी हो। तो ये भी जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 ये कहता है कि समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाना। सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाना। ठीक है बच्चों? आर्टिकल 46 क्या कहता है कि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है बच्चों, और इसके अलावा अन्य जो कमजोर वर्ग हैं समाज के, उनको सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाया जाए। किस तरीके से? उनके आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करके, उनके आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक और एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करके। ठीक है बच्चों? तो ये बात कर रहा है आर्टिकल 46 जो कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। बच्चों क्लास पे फोकस करेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे। अनु गौतम जी, कृष्णा तिवारी, नोट्स तो आपको मिल ही जाते हैं पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा पुस्तक को पढ़ते हुए चलिए जरूर, एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ते हुए चलना जरूर साथ साथ। ठीक है बच्चों? तो आर्टिकल 46 क्या कहता है कि समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग, जिसमें आपके आ जाएंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य कमजोर वर्ग, उनको सामाजिक अन्याय व शोषण से बचाना। किस तरीके से? उनके आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के माध्यम से। ये बात हो गई आर्टिकल 46 की। इसके अलावा आर्टिकल 48 क्या कहता है? ये कहता है कि जो दुधारू पशु हैं, जिनमें गाय भी शामिल है, उनको काटने पर प्रतिबंध लगाना और उनकी नस्ल में सुधार के प्रयास करना। ये जो अनुच्छेद है ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है बच्चों? जय सिंह जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 43A है, 43A करेक्ट। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों? तो आपने देखा कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं, उनमें समाजवादी विचारधारा से प्रेरित कुछ अनुच्छेद हैं,
कुछ गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि कुछ उदारवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद भी हैं। शिवांगी कुशवाहा जी, पशुओं की नस्ल को बेहतर करना। देखिए, आप देखते होंगे कि काफी रिसर्च वगैरह होती है, साइंस काफी आगे बढ़ गई है। कई सारी जो पशुओं की नस्ल होती हैं उनको आपस में मिला के और ज़्यादा बेहतर नस्ल बनाने की कोशिश चलती रहती है, जो ज़्यादा दूध दे, ज़्यादा पौष्टिक दूध दे। ठीक है ना। तो ये तो एनिमल साइंस में रिसर्च जो है चलती रहती है, काफ़ी दशकों से भारत में चल रही है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब एक ऐसी ब्रीड तैयार करना जो, क्योंकि बात यहाँ पे दुधारू पशुओं की हो रही है ना, जो ज़्यादा दूध दें, पौष्टिक दूध दें। ठीक है। तो ऐसी ब्रीड तैयार करना रिसर्च के माध्यम से, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से। ठीक है बच्चों। तो जिससे ज्यादा दूध पशु दे और ज्यादा पौष्टिक दूध दे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देख लेते हैं जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित हों, जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ठीक है बच्चों। तो बताइए कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। उदारवादी विचारधारा पर आधारित निदेशक तत्व, इसमें सबसे पहले आएगा बच्चों आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करना। दिव्यांशी जी, क्या डाउट है आपके मन में, आप पूछ सकती हैं। दिव्यांशी सागर। क्लियर है बच्चों, आप सही कह रहे हैं। ये जो है यहाँ पे 43B ही है। इसको लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया था। ये 43B ही है, सहकारी समितियों से संबंधित। ठीक है बच्चों, ये 43B ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, ये उदारवादी विचारधारा पर आधारित डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करना। जी अनुराधा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 43B ही सही है। 43B इज राइट, 43B इज राइट। मैंने सही ही लिखा था, 43B। जी शिवांगी जी, बिल्कुल 43B। सहकारी समितियों से संबंधित जो आर्टिकल है वो 43B है, 43B। ठीक है बच्चों, क्लियर है? डाउट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की, यानी कि यूसीसी की, यानी कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होने वाला, भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू होने वाला एक कानून या कानूनों का एक समूह जो व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगा, पर्सनल मैटर्स पर लागू होगा। ठीक है बच्चों, जैसे शादी के मामलों में, तलाक के मामले में, गोद लेने के मामले में,
पैतृक संपत्ति के मामले में, इस तरह के मामलों में। ठीक है बच्चों, यानी कि यूनिफॉर्म होगा किस सेंस में कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा, इस सेंस में वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, और एक कानून होगा या कानूनों का एक समूह होगा जो पर्सनल मैटर्स पे लागू होगा, जैसे कि शादी, तलाक, गोद लेना या पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है किस चीज की, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और बचपन में देखभाल उपलब्ध कराना। 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और बचपन में देखभाल उपलब्ध कराना, एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर अवेलेबल कराना। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आर्टिकल 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों, पर्यावरण को संरक्षित करना, वनों का संरक्षण करना और वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण करना, यानी एनिमल राइट्स की बात यहां पे हो रही है और पर्यावरण को संरक्षित करने की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 48 ए, पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण करना। क्लियर है बच्चों ये बात। प्रतीक्षा शुक्ला जी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये तो अब फंडामेंटल राइट बन चुका है, आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का भाग है। तो आर्टिकल 45 जो है अब वो बात करता है उससे पहले आयु वर्ग की, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की। ठीक है बच्चों, शिवम जी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना ये तो फंडामेंटल राइट बन चुका है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए। अब जो बात कहता है वर्तमान में आर्टिकल 45, वो बात करता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की और अर्ली चाइल्डहुड केयर अवेलेबल कराने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 50 क्या बात करता है, आर्टिकल 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथक्करण करना, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। क्लियर है बच्चों। और आर्टिकल 51 आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का लास्ट ये अनुच्छेद है, काफी महत्वपूर्ण है। ये क्या क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 में क्या क्या है बच्चों जरा बताना।
अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच अच्छे संबंधों की बात करता है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने की बात करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद हैं उनको आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने की बात करता है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा की बात करता है, शांति व सुरक्षा की बात। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सुरक्षा की बात करता है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंधों की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां की जाती हैं उनके पालन की बात करता है, और इसके अलावा अगर कोई विवाद है विभिन्न देशों के बीच में तो उसको शांतिपूर्वक आपसी बातचीत के द्वारा या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैकेनिज्म अवेलेबल हो शांतिपूर्वक विवाद को सुलझाने के, उनके द्वारा उस विवाद को सुलझाने की बात करता है। तो ये जो आर्टिकल आपके सामने है इस समय, ये सभी जो है उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। उदारवादी विचारधारा यानी कि लिबरल थॉट उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ नए संविधान जो हैं वो जोड़े गए हैं, नए डीपीएसपी विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से। यानी अनेकों ऐसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं वर्तमान में जो भारत के मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें नहीं थे, उसमें वो शामिल नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं वे कौन कौन से हैं। 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, 42वां 1976, जिसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है किसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, कई सारे नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेदों में मैटर को ऐड किया गया। कई सारे नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेदों में मैटर को ऐड किया गया। जैसे आर्टिकल 39 में मैटर को ऐड किया गया, वो क्या ऐड किया गया? बच्चों के स्वस्थ विकास, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करेगा राज्य। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे। आर्टिकल 39 में कुछ चीजें ऐड की गई जो आपके सामने है। इसके अलावा 42वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39A जोड़ा गया, आर्टिकल 39A, जिसके अंतर्गत बात की गई है फ्री लीगल एड की, मुफ्त कानूनी सहायता की। फ्री लीगल एड, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है बच्चों, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 39A क्या कहता है? गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता ताकि इक्वल जस्टिस एंश्योर हो सके, समान न्याय सुनिश्चित हो सके। इक्वल जस्टिस एंश्योर हो सके, समान न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये बात कहता है आर्टिकल 39A, जिसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद अनुच्छेद 43A, 43A क्या कहता है? 43A कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करना।
ठीक है बच्चों। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आर्टिकल है 43A, ये किस तरह का आर्टिकल है, मतलब किस तरह का कॉन्सेप्ट है? ये गांधीवादी है कि समाजवादी है कि उदारवादी है? जल्दी से बताइए बच्चों। आर्टिकल 43A के अंतर्गत जो प्रावधान जोड़ा गया, यानी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस तरह की विचारधारा पर आधारित है? समाजवादी विचारधारा पर, गांधीवादी विचारधारा पर, या कि उदारवादी विचारधारा पर? बच्चों यहाँ पे श्रमिकों के अधिकारों की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। आकाश सिंह, आपका जवाब सही है, समाजवादी विचारधारा। ठीक है बच्चों, समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुराधा जी, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे श्रमिकों के अधिकारों की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद 42वें संशोधन के माध्यम से ही आर्टिकल 48A जोड़ा गया। 48A, जिसमें बात की गई है पर्यावरण की, वनों की और वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण की। ठीक है बच्चों, और ये उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। इसकी बात हमने अभी कुछ समय पहले करी। ठीक है बच्चों, तो नए निदेशक तत्व जोड़े गए और उनमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम का, जिसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान, क्योंकि ये काफी बड़ा संविधान संशोधन विधेयक या अधिनियम था और इसमें इसके माध्यम से काफी सारे परिवर्तन किए गए थे भारत के संविधान में। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 39 में मैटर जोड़ा गया, आर्टिकल 39A कंप्लीटली जोड़ा गया, आर्टिकल 43A पूरा का पूरा जोड़ा गया और आर्टिकल 48A पूरा का पूरा जोड़ा गया। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा इसके बाद भी कुछ जो है संविधान संशोधन अधिनियम लाए गए, जिनके माध्यम से कुछ नए राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं वो भारत के संविधान में जोड़े गए। ठीक है बच्चों, जैसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है बच्चों, इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 38 में कुछ पहले से मैटर था, अब और जोड़ दिया गया, यानी कि आर्टिकल 38 का मैटर जो है वो बढ़ा दिया गया। और उसमें क्या शामिल किया गया, आय, दर्जा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को न्यूनतम करना। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 38 जो है वो काफी बड़ा है, उसमें काफी सारे प्रावधान हैं, तो उनमें ये ऐड कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? ठीक है, इसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन आया। 86वां संविधान संशोधन, 86वां जो है संविधान संशोधन 2002। इसके माध्यम से क्या किया गया, अनुच्छेद 45 में जो लिखा हुआ था वो बदल दिया गया, आर्टिकल 45 में जो लिखा हुआ था वो बदल दिया गया, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे उनको तो शिक्षा का अधिकार जो है वो बना दिया गया फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 21A के माध्यम से मौलिक अधिकारों के चैप्टर में शामिल कर लिया गया। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 45 में जो है फिर आयु वर्ग जो है वो बदला गया और 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा और बचपन में देखभाल, इसको सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व बनाया गया। ठीक है बच्चों, इसको सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व बनाया गया। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर ये इंश्योर करेगा इंडियन स्टेट,
अंडर आर्टिकल 45। और ये जो चेंज किया गया आर्टिकल 45 के मैटर में कि उसमें क्या लिखा हुआ है या उसके कंटेंट में, तो फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से ऐसा किया गया। क्लियर है बच्चों? इसके बाद फिर से 97वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, और इसके माध्यम से आर्टिकल 43B जोड़ा गया। आर्टिकल 43B, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आर्टिकल 43B ही है। ठीक है बच्चों, ए नहीं है। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B जोड़ा गया, और उसके माध्यम से स्वायत्त, लोकतांत्रिक और व्यावसायिक सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देगा राज्य, ऐसा प्रावधान किया गया। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल शिवम जी, प्राथमिक शिक्षा कहें या कहें कि आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है मूल अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत, और ये किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्लियर है बच्चों? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा आर्टिकल 43B जोड़ा गया। आर्टिकल 43B जोड़ा गया, और इसके माध्यम से सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, ये बना दिया गया इंडियन स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन स्टेट की संवैधानिक जिम्मेदारी। क्लियर है बच्चों? तो कौन कौन सा डीपीएसपी कब शामिल किया गया, कौन सा संविधान की शुरुआत से ही है, कौन सा बाद में जोड़ा गया, और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में जोड़ा गया, तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। क्लियर? क्लियर। ठीक है बच्चों, अब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में अंतर देख लेते हैं, बेसिक अंतर। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में अंतर, मौलिक अधिकारों में और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में क्या अंतर है, वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, शिखा वर्मा जी, स्वायत्त शब्द का मतलब होता है ऑटोनोमस, यानी अपने मामलों को प्रबंधित करने में स्वतंत्र। स्वायत्त का मतलब यह है कि कोई सहकारी समिति स्थापित करी जाएगी तो उसका मैनेजमेंट जो है इस तरह का होगा कि वो अपना सभी काम जो है खुद ही मैनेज कर ले, सरकार पर निर्भर न रहे। ठीक है, ऑटोनोमस। जैसे हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो स्वायत्त हैं, उनका अपना एक संवैधानिक क्षेत्र है, संविधान के द्वारा उनके लिए डिसाइड किया गया है कि भाई ये आपका विधायी शक्तियों का क्षेत्र है, आप इसमें विधायन कीजिए, ये आपका कार्यपालिका शक्ति का क्षेत्र है, इसमें आप जो है सरकार चलाइए। ठीक है बच्चों, तो ठीक उसी तरह स्वायत्तता का मतलब है अपने कार्य को खुद ही मैनेज करने की स्वतंत्रता और क्षमता, कैपेसिटी एंड फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्वायत्तता। मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अंतर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और डीपीएसपीज यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स जो है वो नकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, इंडियन स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। जैसे कि भारत राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच में। ठीक है ना बच्चों, किसी को टाइटल नहीं देगा, यानी किसी को उपाधियां नहीं देगा। इसी तरह
किसी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, यानी तर्कसंगत प्रतिबंधों के अलावा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स जो है वे नकारात्मक प्रकृति के हैं। सामान्यतः वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि डीपीएसपी जो है वो सकारात्मक प्रकृति के हैं। वो राज्य को आगे बढ़कर कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे कि आय की, संपत्ति की और उत्पादन के साधनों की असमानता को न्यूनतम करना। ठीक है बच्चों, यानी कि यहां पे राज्य को आगे बढ़कर कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए डीपीएसपी को माना जाता है सकारात्मक प्रकृति का और फंडामेंटल राइट को माना जाता है नकारात्मक प्रकृति का। क्लियर है? ये आप जानते ही हैं कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि डीपीएसपीज को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्लियर है बच्चों? तो कोई डाउट? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करते हैं फंडामेंटल राइट्स। वहीं आप देखेंगे, हमने बात भी की कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य लेकर आए हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व। क्लियर है बच्चों? फंडामेंटल राइट्स का कानूनी प्रभाव है, कानूनी प्रभाव है इनका। क्लियर है बच्चों? जबकि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के पीछे कानूनी प्रभाव नहीं है, बल्कि उनके पीछे नैतिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर है। ठीक है बच्चों, कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि कानूनी बाध्यता तो है ही नहीं इंडियन स्टेट की डीपीएसपी को लागू करने के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, अगर कोई दबाव है तो वो दबाव है नैतिक दबाव, संवैधानिक दबाव और राजनीतिक दबाव या प्रभाव। ठीक है बच्चों, राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं उनको लागू करने का कोई कानूनी दबाव नहीं है, नैतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है। क्लियर? व्यक्ति के कल्याण के लिए आए हैं मौलिक अधिकार, जबकि डीपीएसपी जो आए हैं वो आए हैं समुदाय का कल्याण करने के लिए, समुदाय का या समाज का कल्याण करने के लिए, कलेक्टिव बेनिफिट के लिए। मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के कल्याण के लिए आए हैं, डीपीएसपी जो है समुदाय के कल्याण के लिए आए हैं, यानी कलेक्टिव बेनिफिट के लिए। फंडामेंटल राइट जो है वो स्वतः ही लागू हो जाते हैं, स्वतः ही लागू हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है वो स्वतः लागू नहीं है, उनको लागू करने के लिए सरकार को कानून बनाने होते हैं। सरकार कानून बनाकर ही इनको लागू कर सकती है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि अगर कोई विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो वो असंवैधानिक हो जाती है। कोई भी विधि अगर वो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो असंवैधानिक हो जाती है। यहां पे ऐसा नहीं है, डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता किसी विधि को। किसी विधि को डीपीएसपी के उल्लंघन के आधार पर नहीं घोषित किया जा सकता असंवैधानिक। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस हो गए, ये अंतर हो गए मौलिक अधिकारों में और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये विभाजन हुआ कैसे। भारत के संविधान में भाई अधिकार ही हैं, फंडामेंटल राइट भी अधिकार ही हैं, डीपीएसपी भी अधिकार ही हैं। एक जो है उसको न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है, दूसरे को लागू नहीं किया जा सकता। एक जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है, दूसरा बात करता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। तो इनको दो अलग अलग भागों में क्यों लिखा गया? भारत के संविधान के दो अलग अलग भागों में इनको क्यों रखा गया? भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ये वर्गीकरण कैसे किया गया, किसके कहने पर किया गया,
और इसके पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है बच्चों, वो देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के बारे में आप जानते हैं, उसके संवैधानिक सलाहकार जो थे, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे बी.एन. राव। बी.एन. राव, ठीक है बच्चों। और बी.एन. राव ने भारत के संविधान सभा जो थी उसकी जो प्रारूप समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमिटी, उसको ये सुझाव दिया कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको भारत के संविधान में दो भागों में बांटकर शामिल किया जाए। दो भागों में बांटकर शामिल किया जाए। किसने कहा? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने। भारत की संविधान सभा, उसके संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव, बी.एन. राव ने सलाह दी कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, सभी अधिकार, उनको भारत के संविधान में दो भागों में बांटकर शामिल किया जाए या दो भागों में उनका श्रेणीकरण करके शामिल किया जाए। एक वे अधिकार जो न्यायालय के द्वारा लागू कराना जिनको संभव हो, और एक कैटेगरी में वे अधिकार जिन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता हो। क्लियर है बच्चों? न्यायालय के द्वारा लागू हो सकने वाले अधिकार यानी कि जस्टिसिएबल राइट्स, और न्यायालय के द्वारा लागू नहीं हो सकने वाले अधिकार यानी कि नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। ठीक है बच्चों, जस्टिसिएबल राइट्स यहां आ गए और नॉन जस्टिसिएबल राइट्स यहां आ गए। और इनकी सलाह जो है, बी.एन. राव की सलाह जो है वो मान ली गई। प्रारूप समिति, भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति थी यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, उसने बी.एन. राव की सलाह मान ली। उन्हें ये लॉजिकल लगी, रीजनेबल लगी, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और कुल मिला के व्यक्ति के अधिकार जो है वो दो भागों में बांटकर भारत के संविधान में शामिल कर लिए गए। ठीक है बच्चों, न्यायालय के द्वारा लागू जो अधिकार थे उनको जस्टिसिएबल माना गया, उनको भाग 3 में रखा गया और उनको बना दिया गया मौलिक अधिकार। क्लियर है बच्चों? और जो व्यक्ति के अधिकार ऐसे थे जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं हो सकने वाले थे भारत के संदर्भ में, उनको नॉन जस्टिसिएबल की कैटेगरी में रखा गया, यानी भाग 4 में उनको रख दिया गया और उनको बना दिया गया नीति के निदेशक तत्व। नीति के निदेशक तत्व। ठीक है बच्चों, और इस तरह से कुल मिलाकर मानव के जो अधिकार थे, कुल अधिकार, व्यक्ति के अधिकार, उनको दो भागों में बांटकर, दो भागों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ, अलग अलग फोर्स के साथ भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्वों के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। वैसे ये बातें हम कर चुके हैं आज की क्लास में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। न्यायालय के द्वारा डीपीएसपीज को लागू नहीं कराया जा सकता, ये बात दी गई है अनुच्छेद 37 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में ये बात है, आर्टिकल 37 में। लेकिन आर्टिकल 37 ही कहता है कि ये देश के प्रशासन में मौलिक सिद्धांत हैं, मतलब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाएगा देश के प्रशासन को चलाने के लिए, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर कंट्री का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वो नीति के निदेशक तत्व ही हैं। ये बात भी कहता है आर्टिकल 37। और इसके अलावा आर्टिकल 37 एक बात और कहता है, वो ये है कि कानून बनाते समय और नीति निर्माण करते समय इनको अपनाना, यानी इन फंडामेंटल राइट्स को अपनाना, ये राज्य का दायित्व है। ये राज्य का दायित्व है। इंडियन स्टेट्स की ये कॉन्स्टिट्यूशनल, या कहें कि इंडियन स्टेट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो कानून बनाए या पॉलिसी बनाए तो वो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखे और इनको लागू करने के बारे में सोचे। क्लियर है बच्चों?
यानी कि फंड डीपीएसपी जो हैं इनके पीछे कौन सी शक्ति है? डीपीएसपीज के पीछे वास्तविक शक्ति जो है वो राजनीतिक है, कानूनी शक्ति नहीं है, राजनीतिक शक्ति है, यानी जनमत की शक्ति है, जनमत की शक्ति, पब्लिक ओपिनियन की शक्ति, राजनीतिक शक्ति। ठीक है बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पीछे, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के पीछे वास्तविक जो शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति है, यानी जनमत, जनता के विचार, पब्लिक ओपिनियन। और इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अगर डीपीएसपीज को नजरअंदाज किया गया तो निर्वाचन के समय जवाब देना होगा। कोई भी सरकार जो है वो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को इग्नोर नहीं कर सकती है, नजरअंदाज नहीं कर सकती है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अगर कोई सरकार डीपीएसपीज को इग्नोर करेगी को इग्नोर करेगी तो उसको चुनावों के समय जनता को जवाब देना होगा। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इनके पीछे वास्तविक शक्ति जो है वो जनमत की है, राजनीतिक शक्ति है, पब्लिक ओपिनियन आपको देख रहा है। अच्छा, संविधान निर्माताओं का क्या दृष्टिकोण व्यावहारिक माना जाएगा इस संदर्भ में कि उन्होंने जो है डीपीएसपी में जो मानव के अधिकार शामिल किए उनको अदालतों के द्वारा लागू न किया जाने वाला बना दिया, क्योंकि उस समय भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ और उस संविधान का हिस्सा थे राज्य की नीति का निदेशक तत्व, तो उनको लागू नहीं कराया जा सकता था न्यायालय के माध्यम से। ऐसी ही व्यवस्था बनाई थी संविधान के निर्माताओं ने, और ये जो है उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण था, प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण, क्योंकि अनेक बाधाएं थी, अनेक समस्याएं थी उस समय देश के सामने। तो देश को जो है डीपीएसपीज को लागू करने की बाध्यता में शामिल नहीं किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, क्योंकि उस समय अपर्याप्त वित्तीय संसाधन थे इंडियन स्टेट के पास, और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने में बहुत खर्च होता है, वित्तीय संसाधन चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस समय इंडियन स्टेट के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, इसलिए इनको नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया, नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया। ठीक है बच्चों, भारत में विविधता बहुत ज्यादा थी और पिछड़ापन बहुत ही ज्यादा था उस समय। ठीक है बच्चों, तो इस संदर्भ में भी इनको लागू किया जाना या जस्टिसिएबल बनाया जाना संभव नहीं था। भारत उस समय नया नया स्वतंत्र हुआ था, नई नई स्वतंत्रता उस समय मिली थी भारत को, तो भारत के पास अनेक समस्याएं थी, इंडियन स्टेट के पास अनेक समस्याएं थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, अशिक्षा था। ठीक है बच्चों, इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर अशांति भी थी, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जानी थी राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में। तो नया स्वतंत्र राज्य बना था उस समय भारत। उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को भी जस्टिसिएबल बनाया जा सकता या उनको भी न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता, क्योंकि उतने वित्तीय संसाधन, आर्थिक संसाधन इंडियन स्टेट के पास नहीं थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इनको मौलिक अधिकारों से अलग करके भारत के संविधान के एक अलग भाग में रखा, यानी भाग 4 में। ठीक है, ताकि इंडियन स्टेट के पास जैसे जैसे वित्तीय संसाधन, आर्थिक संसाधन आए तो क्रमिक रूप से अपनी इच्छा के हिसाब से इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू कर सके। ठीक है बच्चों, और इसके साथ हम पहुंचते हैं आज की क्लास की अंतिम स्लाइड पर। ठीक है, निदेशक तत्वों की आलोचना। निदेशक तत्वों की आलोचना अनेक आधारों पर अनेक विशेषज्ञों ने
या फिर कहें कि संविधान सभा के सदस्यों ने भी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की आलोचना करी थी। ठीक है बच्चों, और आलोचना के कई आधार थे। तो पहला आधार तो ये था कि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, मतलब इनको जो है लागू नहीं कराया जा सकता न्यायालय के माध्यम से, ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। इस आधार पर जो है काफी आलोचना हुई। किसी ने कहा कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसको, इस चेक को देने वाला बैंक जो है वो तब भुनाएगा जब उसके पास पैसे होंगे। ठीक है बच्चों। किसी ने कहा कि ये तो ऐसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरह है जिसको 2 जनवरी को ही तोड़ दिया जाता है। किसी ने कहा कि ये तो सेंटिमेंट्स का डस्टबिन है, यानी कि भावनाओं का कूड़ेदान कहा किसी ने। किसी ने कहा कि ये तो इच्छाओं और आकांक्षाओं का मैनिफेस्टो है। तो कई तरह से आलोचना करी गई इस बात की कि इनको कानूनी शक्ति क्यों नहीं दी गई, इनको जस्टिसिएबल क्यों नहीं बनाया गया, इनको मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय के द्वारा लागू किया जाने वाला क्यों नहीं बनाया गया। और आलोचकों का कहना था कि ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए जो है इनको लागू नहीं किया जा सकेगा। ये जो है ऐसे ही मतलब संविधान में लिखी गई बात ही रह जाएंगे, ये लागू नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। तो एक आलोचना तो ये है, इस आधार पर की जाती है। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इनका कोई श्रेणीकरण या कैटेगराइजेशन नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था है, यानी प्रॉपर कैटेगराइजेशन भी नहीं है और लॉजिकली इनको अरेंज भी नहीं किया गया है। सब मिक्सअप है, कहीं समाजवादी सिद्धांत है, कहीं गांधीवादी सिद्धांत है, कहीं उदारवादी सिद्धांत है, तो सबको मिक्सअप किया गया है। यानी डीपीएसपी जो हैं उनका न तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन किया गया है, प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं है, और लॉजिकल अरेंजमेंट भी नहीं है, लॉजिकली इनको अरेंज भी नहीं किया गया है। प्राचीन के साथ नवीन को रख दिया गया, विज्ञान और तर्क पर आधारित जो है उनके साथ रख दिया गया भावनाओं पर आधारित सिद्धांतों को। इसके अलावा कुछ कम महत्व के सिद्धांत हैं उसके साथ रख दिया गया आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। तो कुल मिलाकर आलोचकों का कहना है कि राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं जो भारत के संविधान में दिए गए हैं उनको ना तो प्रॉपरली कैटेगराइज किया गया है और ना ही उनको लॉजिकली अरेंज किया गया है, यानी श्रेणीकरण और व्यवस्था जो है वो नहीं है। क्लियर है बच्चों। किसी विद्वान ने कहा कि ये परंपरागत हैं, यानी ये कंजर्वेटिव हैं और समय से पीछे हैं। यानी ये क्या है, ये 19वीं सदी के ब्रिटेन की राजनीतिक फिलोसफी को पेश करते हैं। 19वीं सदी में इंग्लैंड में जो राजनीतिक दर्शन, जो राजनीतिक मान्यताएं प्रचलित थी, विशेष रूप से फेबियन समाजवाद, जिसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद भी बोल सकते हैं, उस पर आधारित हैं। और आलोचकों का कहना है कि क्या ये 20वीं सदी में प्रासंगिक हैं, और 21वीं सदी में तो इनकी प्रासंगिकता पर पूरी तरह प्रश्न चिन्ह है। ठीक है बच्चों। तो ये इस आधार पर आलोचना की जाती है डीपीएसपीज की कि ये तो 19वीं सदी का जो ब्रिटेन था उसकी राजनीतिक दर्शन, उसकी पॉलिटिकल फिलोसफी पर आधारित हैं। ये समय से पीछे हैं और कंजर्वेटिव हैं, परंपरागत हैं, कंजर्वेटिव और समय से पीछे। 20वीं सदी में और 21वीं सदी में ये प्रासंगिक नहीं है, ऐसी आलोचना करी गई। एक विद्वान हुए के संथानम, के संथानम, के संथानम ने कहा कि डीपीएसपीज के कारण संवैधानिक संकट की संभावना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने की संभावना है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो भारत के संविधान के आधार पर बनेगा चलेगा, उसमें संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लेकर, ठीक है बच्चों, ऐसा बोला के संथानम ने। के संथानम ने उन्होंने कहा एक तो केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद पैदा हो जाएंगे, क्योंकि राज्य, केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को निर्देश देगी कि वो डीपीएसपीज को लागू करें, और अगर डीपीएसपीज को लागू नहीं किया राज्यों ने तो केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, और इसी तरह जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। कैसे? के संथानम का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री कोई ऐसा कानून लेकर आते हैं विधायिका के माध्यम से जिसके अंतर्गत जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि उस विधेयक के अंतर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में। और ठीक इसी तरह संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल के बीच में। ऐसा कहना था के संथानम का। ठीक है बच्चों, ऐसा कहना था के संथानम का। के संथानम, ठीक है बच्चों। तो इन चार प्रमुख आधारों पर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की आलोचना की जाती है। 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, निदेशक तत्वों की आलोचना 1 2 3 4, इन चार आधारों पर आलोचना की जाती है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अपर्णा शुक्ला जी पूछ रही हैं सर लक्ष्मीकांत बुक लेना जरूरी है क्या? अपर्णा जी, अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रही हैं और बिल्कुल सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर, तो आज नहीं तो कल आप लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा, आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, शुभ रात्रि, प्रणाम, थैंक यू, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिफा जी थैंक यू, रुपेश थैंक यू, अनुराधा, शिखा, राहुल जी। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा डीपीएसपी का फर्स्ट पार्ट। डीपीएसपी का सेकंड पार्ट जो है हम कल करेंगे। कल इस चैप्टर को हम लोग जो है फिनिश कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।